नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में बीजेपी को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आप जानते हैं कि कल यानी बुधवार को जब सुनवाई हुई थी तो अदालत ने अंतरिम आदेश पर केंद्र सरकार की अपील पर रोक लगाई थी और आज फिर सुनवाई की बात कही थी। आज दिन में 2 बजे फिर सुनवाई शुरू हुई। केंद्र को उम्मीद रही होगी कि आज उसके पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन आज तो बीजेपी को और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अदालत ने इस संशोधन विधेयक के कुछ हिस्सों पर सरकार को आगे बढ़ने से तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि अदालत का अगला आदेश न आ जाए। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ और इस पर कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर बात भी हम करेंगे। लेकिन इधर आज बीजेपी को एक और झटका लगा है बिहार में, जहां महागठबंधन के दलों ने 3 घंटे तक मैराथन बैठक की और एक मजबूत रणनीति तैयार कर ली है। इन 2 झटकों के अलावा बीजेपी को एक तीसरा धक्का और लगा है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर कहा जा सकता है, वैश्विक स्तर का धक्का है और इसमें नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल टाइम मैगजीन हर साल आप जानते हैं कि 100 प्रभावशाली लोगों को जो सूची जारी करती है, उसमें पड़ोसी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का नाम तो है, लेकिन विश्व गुरु का टाइटल लेने की चाह रखे हुए नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। मोदी पहले 5 बार यानी 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 इतनी बार 14, 15, 17, 20 और 21 5 बार इस लिस्ट में, टाइम मैगजीन की लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार गैर हाजिर हैं। 21 के बाद लगातार वो गैर हाजिर हैं। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि मोदी ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीय नागरिक को इस लायक नहीं समझा गया है कि उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शुमार किया जाए। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है या दुनिया में हमारे सम्मान में कमी आ रही है। खैर, ये जरा सोचिएगा। इधर इस सवाल पर सोचें तो उससे पहला कारण उसका जो है यही दिखता है कि अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी देश के संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अब हमें दुनिया में सम्मान से नहीं देखा जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम इसका सबसे ताजा उदाहरण है दोस्तों। जहां देश की कई महत्वपूर्ण वक्फ संपत्तियों पर बीजेपी की नजरें थी, फिलहाल अदालत के कारण वो बची हुई हैं। आज अदालत ने सुनवाई में इस मामले में कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि बोर्ड या काउंसिल में कोई भी नई नियुक्ति न करने का आदेश भी दिया है और इसके साथ साथ वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई न करने का आदेश भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया कि अधिनियम की धारा 9 और 14 यानी सेक्शन 9 और 14 के तहत 9 और 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। यह लिखित तौर पर दिया गया, बयान रिकॉर्ड किया गया, ऑन रिकॉर्ड, ये केंद्र सरकार की तरफ से। इन धाराओं में, इन सेक्शंस में गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। केंद्र को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और याचिकाकर्ताओं को केंद्र के जवाब की समीक्षा के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद अंतरिम फैसला आएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बारे में अभिषेक मनु सिंघवी, जो इसी मसले पे एडवोकेट के रूप में मौजूद भी थे कोर्ट नंबर 1 में, जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना और उनके 2 साथी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, ये तीनों मिलकर इस पर सुनवाई कर रहे थे, इन तीनों की बेंच। और यहां अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। लेकिन उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी आए अपने मुख्यालय कांग्रेस कार्यालय। आप जानते हैं कि कांग्रेस के ये प्रवक्ता भी हैं और 4 बार के सांसद, राज्यसभा से वकील तो हैं ही। इन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बातें कही हैं, जरा ये सुन लीजिए। एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है।
वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़े जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश है। और बिंदु हैं जिनको अभी तक निर्णित नहीं किया उच्चतम न्यायालय ने। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि वहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसी को यहाँ बताते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं इन्हीं के साथ राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी मौजूद थे। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। इमरान प्रताप गढ़ी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हुए नजर आए हैं, उनकी बात भी हम जरा सुनाते हैं, सुनिए जरा। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा।
तो हर नागरिक को खड़ा होना होगा और कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं, ये यहाँ कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। अब 5 मई को लंच के बाद 2 बजे इस मसले पर सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या फैसला होता है इसका इंतजार रहेगा। और तब तक शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को भी समझ आ जाए कि आखिर बीजेपी का साथ देकर वो कैसे अपना नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आने वाले चुनाव में, बिहार चुनाव में तो वक्फ कानून बड़ा मुद्दा बनेगा, ये तय है। आज महागठबंधन ने, यानी जो विपक्षी दलों का गठबंधन है बिहार में, उसने चुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस, राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल यानी माले और वीआईपी पार्टी ने हिस्सा लिया। आरजेडी ऑफिस में, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की बैठक दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई, जो 3 घंटे तक चली। बैठक की शुरुआत में वाम दल, जिसमें सीपीआई और सीपीएम और सीपीआई-एमएल के नेताओं ने अपनी बात रखी। इसके बाद बाकी दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और कृष्णा लवरू थे कांग्रेस की तरफ से, जो प्रभारी भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार राज्य के, वो थे। और सबसे अंत में तेजस्वी यादव अपनी बात रखे। तेजस्वी यादव बोले सबसे लास्ट में, यानी तेजस्वी का अघोषित नेतृत्व अब तय दिख रहा है। महागठबंधन ने चुनावों के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी दलों के नेता रहेंगे। तेजस्वी यादव इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी ने मीटिंग के बाद कहा है कि महागठबंधन की बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं ने बिहार के मुद्दों पर बात की। इसमें महिला, युवा, बुजुर्गों, पलायन, फिर गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस की पिटाई हो रही है, महिलाओं से बर्बरता हो रही है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अब बिहार को अगर आगे आना है, देश में अन्य सभी राज्यों की तुलना में समानता पाना है, तो बिहार में 20 सालों से रेंग रही भाजपा और नीतीश की खटारा सरकार को कूड़ेदान में फेंकना ही होगा। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यही बातें वो कह रहे थे। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध, असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना कर रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार, जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए।
तो सुन रहे थे आप बिहार गुजरात तुलना, और फिर बिहार में चूंकि चुनाव और आज जो बैठक हुई महागठबंधन की 3 घंटे मैराथन बैठक, इसके बाद एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, और उस कमेटी को चेयर करेंगे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जिस ढंग से यहां लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन ने अपना नेता चुन लिया है तेजस्वी यादव को। कृष्णा अल्लावरू एक साइड दिख रहे थे आपको, और मुकेश सहनी दूसरी साइड दिख रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अपनी बात रख रहे थे तेजस्वी यादव। तो साफ समझ में आ रहा है कि परिस्थितियां बिहार की बहुत बदल गई हैं। लेकिन वक्फ बिल पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है, उसके बाद क्या और भी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब नीतीश बाबू और उधर चंद्रबाबू नायडू ये क्या सोच रहे होंगे, क्या करेंगे, देश की सियासत अब यहां से किस दिशा में जाने वाली है, इन सब पे चर्चा करेंगे। और ये भी समझेंगे कि किस तरह बीजेपी को आज लगातार दूसरे दिन मिला है बड़ा झटका। इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या कहेंगे वक्फ बिल पर? सबसे ज्यादा हथौड़ा, सबसे ज्यादा नोटिसेस, सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में, और अब इन सब पे रोक। तब तक रोक, 5 मई तक तो रोक है ही, लेकिन 5 मई को जो सुनवाई होगी वो सुनवाई इस अंतरिम आदेश के ऊपर होगी। यानी ये मामला अभी आगे बढ़ेगा और रोक की गतिविधि जो है वो भी आगे बढ़ेगी। कुछ असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में इसका, कुछ असर पड़ते हुए। उत्तर प्रदेश हालांकि ऐसा राज्य है जो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, यानी इस मामले के पक्ष में नहीं गया, इस मामले के पक्ष में। बाकी 6 राज्य बीजेपी शासित 6 राज्य गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी बात कही है कि 100 या 120 याचिकाएं वहां हैं, और उनमें से मात्र 5 रिट पिटीशन जो है उस पर हम सुनवाई करेंगे, बाकी को हम मान लेंगे कि इसका निपटारा हो गया है पैरेलली, क्योंकि सारी याचिकाएं लगभग एक ही तरह की हैं। वो तो टेक्निकल पार्ट है। और यहां जो मेन पार्ट है कि वक्फ बिल पर जो ये आज फैसला आया है, अंतरिम फैसला ही सही, इसका कितना असर देश की सियासत में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंद्रबाबू नायडू का प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब पर। देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने तो उस समय जो दावत भी दी उसमें कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं पहुंचा। चंद्रबाबू नायडू की भी राजनीतिक स्थिति खराब होने जा रही है। लेकिन आज का जो फैसला है, भले ही वो अंतिम फैसला है, जो रोक लगाई गई है, वो आश्वस्त तो करता है। और जिस तरीके से पूरे देश में विरोध के संकेत मिले, और अब मुस्लिम समाज उस स्थिति में पहुंच चुका है कि जहां उसको लग रहा है कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं, अब हमें सड़क पर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, भले ही अब कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। आपने कितने लोगों को जेल में डाल रखा है, पोस्टरबाजी हुई सीए एनआरसी के आंदोलन में, कितने कालिख एक तरह से पोती, उनको ऐसा बना दिया जैसे बहुत कोई बड़े अपराधी हों। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहां तो काली पट्टी बांधने पर 2-2 लाख के मुचलके भरवाए गए थे। ऐसे लग रहा कि जैसे पूरा सिस्टम ही मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं एक और बात से आश्वस्त हो रहा हूं, और आपको भी, आपके दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि इन 10-11 साल में जो जितनी भी नफरत फैलाई गई, उसकी एक सीमा थी, वो सीमा को पार कर चुकी। और अब हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में जो गलतफहमियां थी वो बहुत हद तक दूर हो गई। कभी कभी तो लगता है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका। अब मुस्लिम समाज के प्रति वो लोग भी हमदर्दी दिखाते हुए दिख रहे हैं जो कभी बीजेपी और आरएसएस की राजनीति में फंसे हुए थे। तो उन्हें ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो जो दिखाया जा रहा था वो तो मुस्लिम नहीं है। उसी कुंभ में जहां पर मुसलमानों की नो एंट्री थी, लेकिन जब जो तमाम कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालु थे
वो जब फंसते हैं तो उनको पनाह कौन देता है, उनके रुकने का, उनके भोजन पानी का इंतजाम कौन करता है? उसमें मुस्लिम भी थे। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा, और इधर बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो हम लोगों ने भी देखे कि जहां रामनवमी का आप जुलूस निकाल रहे हैं, वो गुलाब के फूलों से स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारी आश्वस्तकारी तस्वीरें हिंदुओं की तरफ से भी आई। तो आज इस देश के लोग, अब बहुत मुट्ठी भर लोग बचे हैं, वो मानसिक रूप से जो बीमार हैं उनको आप छोड़ दें, या जो इसी के लिए है 2 रुपया ट्वीट करते हैं 2 रुपए में, या नफरत पे ही जिनका कारोबार चल रहा है, आप उनको अगर छोड़ दें तो बाकी और लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि असलियत है क्या। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है राजीव जी, वो है कि ये स्टेट पूरा मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। अब लोग खिलाफ नहीं है, या जो है वो बहुत कम संख्या, उनकी मुट्ठी भर लोग। लेकिन जब स्टेट ही पूरा खिलाफ खड़ा हो जाए तो आप समझ सकते हैं, पुलिस उनकी, लाठियां उनकी, जेलें उनकी, गोलियां उनकी, और जो लुम्पेन हैं, जो अराजक तत्व हैं, जिनको कभी भी मोदी जी कह सकते हैं कि ये भाई अराजक तत्व हैं, तो फ्रिंज एलिमेंट जो आपके हैं, उनको संरक्षण देकर के जो स्टेट खेल कर रहा है कि आप मस्जिद के सामने डांस कीजिए, अश्लील गाने और डीजे बजाइए, तो दरअसल आज स्टेट खिलाफ है मुसलमानों के। बाकी जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि ये क्या हो रहा है और कौन सी पार्टी क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये भी उनको समझ में आ रहा है। अगर आप हिंदुओं के हितैषी होते तो साहब उनको ही रोजगार दे दिए होते। इन बच्चों का भी तो पेपर लीक हो रहा है, ये भी अब ओवररेज हो रहे हैं। तो दरअसल आप ये नहीं कर रहे, आपकी कुर्सी सुरक्षित है, ये बात समझ में आ गई। अमित शाह का लड़का वो आईसीसी का चेयरमैन हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई लोग। शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो कहां कनाडा से एलएलएम करके साहब वो बाबू हो गया है, वो बाबूजी हो गया है, ये बात लोगों को समझ में आई। तो ये स्टेट का काम है जो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो रोक लगाई है, अगर स्टेट पर कोई असर पड़ता है, हालांकि मैं अभी बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मैंने कल भी कहा था कि वो जो महाराष्ट्र के कमिश्नर साहब आए थे, बोले हमको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है जी। ऐसे आदमी को तो कमिश्नर नहीं होना चाहिए था। जज साहब को बोलना चाहिए था ना कि तू तो कमिश्नर होने लायक ही नहीं है, इसको बीआरएस देके घर भेजो। लेकिन क्या माफी अगर मिल जाएगी तो ऐसे तो कोई भी आके खड़ा होगा कि साहब हमको पता नहीं था, अब माफ कर दो, और फिर जाके वो वही करेगा। तो अभी देखना ये स्वागत योग्य है, आश्वस्तिक कारक है, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी पूर्ण तरीके से सुनिश्चित नहीं कर रहा है जब तक इसका हम प्रयोग न देखें। अगर कोई भी स्टेट ऐसा करता है, कोई स्टेट की मशीनरी ऐसा करती है और सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता है कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे, तो फिर बुलडोजर हम न्याय का चलाएंगे। वो वाले बुलडोजर की हम बात नहीं कर रहे, तो चाबुक फिर यहां से चलेगा। और अगर इस तरह के 2 ही 4 लोगों पर कार्रवाइयां हो जाएं तो ये दुरुस्त हो जाएंगे। फिर आपको ना फ्रिंज एलिमेंट दिखाई देंगे, ना कोई पुलिस वाला दिखेगा, ना कोई ये कह पाएगा कि सड़क पर आप छत पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगी या पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, ये कहने की फिर हिम्मत नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, अंतरिम आदेश। लेकिन अभी मैंने कहा ना कि इस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में होता क्या है। स्टेट को अगर ये बात समझ में आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत उसने फैसला दिया है और वही हमको चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, अगर ये होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को और भी कड़े फैसले लेने होंगे और कार्रवाई करनी होगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कार्रवाई करनी होगी, कड़े फैसले, लेकिन आज एक राहत जरूर है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कितनी राहत इससे आप सोचते हैं कि वक्फ का मामला जिसमें बोर्ड काउंसिल, इसमें अभी कोई नियुक्ति नहीं, इस पर रोक, फिर वक्फ बाय यूजर जो है मामला, यानी संपत्ति का मामला, ज़मीन का मामला, इस पे भी रोक, कलेक्टर पे भी रोक, तो ये तीन प्रमुख बातें हैं जिस पर रोक लगाकर, और ये बातें तीनों अंतरिम आदेश कल का ही है, जिसको आज आगे बढ़ाते हुए, आदेश लिखवाते हुए और 1 घंटे में निपटारा कर दिया आज सीजेआई ने। जी, निश्चित तौर पे राजीव जी रिलीफ है, संविधान को मानने वालों के लिए रिलीफ है, मुस्लिम समाज के लिए रिलीफ है और सरकार के लिए परेशानी है। लेकिन कल और आज में फर्क है थोड़ा। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल की स्थिति से आज थोड़ा नरमी बरती है। सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे हटा है। आज क्या हुआ है और कल क्या था, इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। आज ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल नए कानून के ये प्रोविजंस को स्टे कर देगा। कौन से प्रोविजंस? यानी जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने डिक्लेयर की है वो वक्फ ही रहेगी, उसको कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इस प्रोविजन को स्टे करेगा कानून के। उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी कलेक्टर का प्रोब, अगर कलेक्टर की जांच चल रही है, उस दौरान उस वक्फ की प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इस प्रोविजन को कानून के हम स्टे करने जा रहे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड के और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी मेंबर मुस्लिम समाज से आएंगे। केवल एक्स ऑफिसो, यानी जो पद के मुताबिक मेंबर हो जाते हैं, उसके अलावा सब मुसलमान होंगे। ये तीन चीजों पे कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इन तीन प्रोविजन को स्टे कर रहे हैं। मतलब क्या होता उसका? सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करता तो ये हिस्से कानून का हिस्सा नहीं रहते, ये प्रोविजन नए वक्फ कानून का हिस्सा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, उसके तहत ये होता। कल सीजीआई ने कहा कि हम ऑर्डर डिक्टेट करने जा रहे हैं। तब तुषार मेहता कहते हैं कि साहब कल तक हमको सुन लीजिए। और कल से आज तक में ये हुआ कि उन्होंने तुषार मेहता यानी सरकार की तरफ से जो उनका हलफनामा था, जो उनकी बात थी कि हम इन प्रोविजंस को लागू नहीं करेंगे, उसको ऑन रिकॉर्ड लेकर जब तक ये मामला चल रहा है तब तक उसको स्टे कर दिया है कि सरकार कानून के इन प्रोविजंस को लागू नहीं करेगी। फर्क ये है कि कानून का हिस्सा वो है, लागू नहीं होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन थी, अगर कल की पोजीशन आज भी होती तो वो हिस्से कानून का हिस्सा ही नहीं रहते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार या तुषार मेहता के जरिए सरकार समय खींचना चाहती है कि जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाए। 13 मई तक वो खींचना चाहते हैं इसको। अब 7 तारीख को शायद अगली तारीख है, तो 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन 5 मई को 2 बजे जी 5 मई को। अब जरा इस पे गौर कीजिए कि आज तुषार मेहता, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये प्राविधान स्टे करने जा रहे हैं, उसका तुषार मेहता आज कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं दे पाए। ये वो बिल है जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी से होकर निकला है। इस पे घंटों की बहस हुई है पार्लियामेंट में, उसके बाद भी सरकार के पास जवाब नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए। वो एक हफ्ता में कौन सी क्रांति कर लेंगे आप? कोई क्रांति नहीं करेंगे, समय बिता रहे हैं, टाइम पास प्रैक्टिस है। और अगले सप्ताह भी कोई ऐसा एक बहाना लेकर आएंगे कि एक डेट और मिल जाए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन पे फर्म रहना है, संवैधानिक पोजीशन पे, कि वो
उस पोजीशन पे आए कि हम एक कानून के हिस्सों को कानून में ही नहीं रहने देंगे। ये संविधान विरोधी है। तो जो संविधान विरोधी है कोई प्राविधान, वो कानून में कैसे है? वो लागू हो रहा है नहीं लागू हो रहा अलग बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को आज निश्चित तौर पे जो है सरकार की तो बड़ी हार है, लेकिन सरकार कन्विंस नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट को आज भी, और देश की जनता को भी तुषार मेहता के जरिए। वो बिल जो कि इतना उनका दावा है कि कितना डिस्कस हुआ है, हजारों इनपुट आए हैं, कितने लोगों से स्टेक होल्डर से बात हुई है, पार्लियामेंट में इतनी बहस है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालों के जवाब नहीं आपके पास। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और दूसरा ये कि अब देखते हैं कि सरकार जो है 5 तारीख को क्या जवाब लेकर आती है। मेरा अनुमान ये है कि सरकार, मोदी सरकार इसमें टाइम पास कर रही है, और आज भी अगर उनके पास कोई मटेरियल फैक्ट होता तो देते वो। और बीजेपी के अंदर राजीव जी बहुत हलचल है, बड़ी खबर वहां से आ रही है। सेकेंड राउंड में आऊंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड राउंड में हम बिहार भी चलेंगे, सेकंड राउंड में हम बीजेपी के अंदर खाने की हलचल पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वक्फ बिल पे चर्चा, पंकज चतुर्वेदी जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि आप इस अंतरिम आदेश को किस हिसाब से देखते हैं? क्या यहाँ थोड़ी बहुत राहत है वक्फ संगठनों को? ये यदि पिछले 4 साल में एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट स्पेशली, और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों का एक मॉडल ऑफ ऑपरेंडी देखो तो शुरुआत में जब ये आंखें दिखाते हैं ना, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती कि अरे न्याय होने वाला है। लेकिन हर बार ऐसा हुआ है कि जो उसका अंजाम हुआ है वो अपेक्षित नहीं हुआ। और यही कल के और आज के सुप्रीम कोर्ट के रवैये में भी आया। जितनी 70 रिट्स आई थी उन सबको गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया था। तो सॉलिसिटर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन सभी रिट्स में जो मुख्य मुद्दे, बेसिकली मुद्दे आर्टिकल 15 और 26 टू लेकर 29 तक के वायलेशन के थे, उसके लिए आप जवाब के लिए फिर से 7 दिन का समय देने की मुझे कोई इसमें जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो वो प्रशांत भूषण जी वाली बात कई बार लगती है कि हर जज का डोजियर तैयार होता है, जिसको जैसे होता है तो उसको फाइल बता दी जाती है और फिर अंदर से नाचने लगते हैं। तो मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद में जो साइमल्टेनियसली 2 घटनाएं हुई कि कल नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी को मिलने गए, और उसके बाद में इस बीच में जेपी नड्डा के घर पे एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और ये जो मुंबई के हैं क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये 3-4 बड़े मंत्री और कुछ लोग शामिल थे, पीयूष गोयल। तो ये सब लोग इसमें शामिल थे। और साइमल्टेनियस से आज जो था, अंत में जगदीश धनखड़ ने आज धमाका कर ही दिया। जगदीश धनखड़ ने बहाना तो फिलहाल अभी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यपाल और राष्ट्रपति जी को निर्देश दिए हैं कि उनको 3 महीने के समय सीमा विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए, तो उन्होंने जो अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 142 की ही आलोचना कर दी। उन्होंने अनुच्छेद 142 तो जो है न्यूक्लियर मिसाइल सुपर पावर की तरह जिसको चाहे उसको मार कर देगा। अनुच्छेद जो 142 है उसमें लिखा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो शब्द है हिंदी का जिसमें उसको ट्रांसलेट करें तो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश और फैसला दे सकता है जी। तो इस पे जगदीश धनखड़ याद दिलाते हैं अनुच्छेद 145(3) का, जिसमें लिखा गया कि कोर्ट का काम केवल संविधान की व्याख्या करना है। वो इन दोनों को अलग अलग लेके आज उन्होंने एक प्रकार से अघोषित रूप से कोर्ट पर ही हमला कर दिया है। और क्योंकि उपराष्ट्रपति भी एक ऐसा संवैधानिक पद है उनका जिसको माना जाता है। पंकज जी, जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं हमारे देश के जज, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती।
नहीं दे राष्ट्रपति सकते। को आदेश नहीं दे सकती अदालतें। वही मैंने बताया ना सर, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह काम करे सुपर संसद, उन्होंने शब्द कहा। तो जबकि अनुच्छेद 142 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कहीं पर सुप्रीम कोर्ट को महसूस होता है कि न्याय होना है तो वो कोई भी निर्देश में फैसला दे सकता है। धनखड़ जी ये भूल जाते हैं कि इसी अनुच्छेद की आड़ के अंदर बावरी मस्जिद शरीफ के फैसले कर दिए गए, जिसको एक जज को तो भगवान ने दर्शन दे देते थे, दर्शन कर देते थे। तो ये जो इनका अगला कदम है, जो मुझे लग रहा है कि एक लंबे समय से चल रहा था कि संवैधानिक और न्यायपालिका की संस्थाओं के बीच में, विधायी और न्यायपालिका की संस्थाओं के बीच में एक ऐसा टकराव खड़ा कर दिया जाए जिसके अंदर लोग तमाशा देखें। यही नहीं, आज जगदीप धनखड़ ने एक बयान और दिया कि 1 महीना हो गया, मार्च की बात है, अभी तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुकदमा काम क्यों नहीं हुआ, यदि और कोई होता तो उसके खिलाफ ये हो जाता, वो हो जाता। जगदीप धनखड़ इस चीज का जवाब नहीं दे रहे कि आपकी जुडिशरी एरिया, आपके जुडिक्शन एरिया में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे 500 के नोट की गड्डी मिली, उस घटना को 3 महीने हो गए, न तो उन्होंने आज तक उसकी जांच के आदेश दिए, न उन सीसीटीवी कैमरे से चेक किया कि आखिर नोट वहां पे कहां से आया। जगदीप धनखड़ अपने जुरिडिक्शन में तो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर जो वो ट्रेसपास कर रहे हैं, इससे बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने प्लान भी इस तरीके का तैयार कर रखा है कि इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए, और हिंदू मुस्लिम बना के उसको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए। ममता बनर्जी की असफलता इसमें कहीं कोई शक नहीं है, हिंसा रोकने पे रही है, लेकिन उसकी इस बात में उनकी इस बात से बहुत दम लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और आरएसएस के लोग लंबे समय से माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे जो कुछ लोग पकड़े गए जिनकी हम वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, जो बिहार और झारखंड से आए थे और लोग नॉन मुस्लिम है और वो मुस्लिम का भेष धर के वो लोग भीड़ में शामिल थे। तो ये जो चीजें पैरेलली की जा रही हैं, आरएसएस अपने तंत्र के हिसाब से जो उसके 108 संगठन है, उसमें न्याय से जुड़े हुए भी कुछ संगठन है, और उस संगठनों के जरिए वो एक जुडिशरी एनार्की फैलाना चाहता है और दूसरा सड़कों पर देना चाहता है। कल भी एसजी ने कोर्ट में कहा कि भाई वो बंगाल में तो इसको लेकर हिंसा हो रही है, तो कोर्ट ने जरूर कहा कि हिंसा होना गलत है, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ तो हम इसकी संवैधानिकता पे चर्चा कर रहे हैं। संवैधानिकता क्या? आपने एक मूल विधेयक का संशोधन किया है, और इस केस में एक बड़ा खूबसूरत जो चीजें जो बहुत कम लोग जानते हैं कि 40 सिफारिशें पार्लियामेंट्री कमेटी से आई, जिसको अधिनियम के संशोधन के रूप में पार्लियामेंट में रखा गया, और एक संशोधन जो है चोरी से बीच में घुसेड़ दिया गया, जिसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद है। और यही जो चोरी से जुड़े हुए संशोधन है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जोड़ने वाला, वो अदालत में सबसे बड़े विवाद का कारण बन के खड़ा हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से अदालत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है उनकी साजिशें वहां से शुरू होती है, जहां से आम आदमी सोचना बंद कर देता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब 5 मई को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। तब तक 3 प्रावधान, यहाँ पर 3 अंतरिम आदेश में 3 बिंदु उस पर, और यही तीनों मुख्य रूप से हैं जिस पर रोक लगाई गई है। मुख्य रूप से यही तीनों बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई गई है। एक बड़ी जीत कह सकते हैं, शुरुआती जीत यहाँ पर इस पक्ष को जो इसके खिलाफ जा रहे थे, जो इस वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी जीत है। सरकार को एक बड़ा झटका है, लोग माने ना माने लेकिन ये झटका है। ये भले हो सकता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसी आशंकाएं आप जता रहे हैं पंकज जी, जैसी आशंकाएं प्रशांत टंडन जी जता रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में बड़ा झटका है। अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी, आप तो कवर कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को, आप कैसे देखते हैं? बड़ा झटका है, और सरकार जो थी वो इंटरिम आदेश को रुकवाने में असफल साबित हुई, क्योंकि कल जो थी उनकी समय लेने की जो कोशिश थी वो ये थी कि समय ले लिया जाए और इंटरिम आदेश पास नहीं होने पाए।
और इसीलिए उन्होंने आज का समय मांगा था कि हमको कुछ नए तर्क रखने हैं। और आज जैसे ही एसजी तुषार मेहता ने अपनी बात रखना शुरू की तो उन्होंने तुरंत कहा सीजीआई ने कि ठीक है आपकी बात हो गई, तो अब मुझे आप आदेश दिखाने दीजिए, अब मैं आदेश दे रहा हूँ। तो वो अपनी बात मतलब जो कहना चाहते थे उनका मतलब यही था कि उनको समय दे दिया जाए, और ये था कि सब 7 दिन में कोई तूफान नहीं आ जाएगा, सरकार अगर चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी अगर 7 दिन में सरकार कुछ करना चाहेगी, ये उनका तर्क था। और उस तर्क को सीजीआई ने नहीं माना, उनका कि आप मुझको इंटरिम आदेश देने दीजिए। और जो वो बात कह रहे थे उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बल्कि ले लिया कि भाई ये कह रहे हैं कि 7 दिन में ये कुछ नहीं करेंगे, इसको भी ऑन रिकॉर्ड ले लेते हैं। यानी अब सरकार बंद गई राजीव जी, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो कुछ नहीं करेगी। इसके साथ साथ जो इंटरिम आदेश पारित हुआ उसमें साफ है कि कलेक्टर की स्थिति नहीं बदली जाएगी, वक्फ की जो परिभाषा है वो नहीं बदली जाएगी, वक्फ जो है वो बाय यूजर है, चाहे वो किसी तरीके का वक्फ हो, वक्फ है, ये साफ तौर पे। और साथ में आखिर में ये भी कह दिया गया है स्पष्ट रूप से कि जब तक ये मुकदमा चल रहा है इस न्यायालय के समक्ष तब तक यथास्थिति रहेगी। इंटरिम आदेश अपनी जगह पे है, लेकिन आज की जो यथास्थिति है ये तब तक रहेगी जब तक ये मुकदमा चल रहा है। अब चाहे 10 साल चले और चाहे 100 साल चले, तब तक यथास्थिति रहेगी जब तक कि अगला आदेश इसको खारिज करने का नहीं आ जाता। ये भी है राजीव, बिल्कुल। इसका मतलब कि यथास्थिति है, ये बनी रहेगी। सरकार अपना पक्ष रख सकती है, अपनी बात रख सकती है, जाहिर सी बात है कि सरकार उसमें एक पक्ष उसको बात अपनी रखनी ही होगी, बिना बात रखे तो एक तरफा होगा नहीं फैसला, तो सरकार का पक्ष तो आएगा ही आएगा। लेकिन सरकार का पक्ष आएगा तो उसको उन सवालों के जवाब देने होंगे जो पीठ ने उससे पूछे थे कि आप बताइए कि इसमें इसकी परिभाषा क्या है कलेक्टर की, वक्फ यूजर जो है इसको लेकर आपका क्या मत है, अगर 1000 साल पुरानी कोई मस्जिद है तो उसको उसके कागज कहाँ से आएंगे, जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1921 से शुरू हो रही है उससे पहले की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, ये सारी बातें उसमें हैं। और ये सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। अगर ये सरकार जवाब दे पाती है तब तो सरकार की बात कोई आएगी, और अगर इन सवालों के जवाब नहीं दे पाती है तो अदालत अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी आपत्ति किन चीजों पे है। और याचिकाकर्ताओं ने ये कही है। अब जहां तक ये है कि 70 याचिकाओं को हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि सभी याचिकाओं का एक कहा जाए राजीव जी जो नेचर है वो एक ही तरीके का है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तय कर लीजिए कि कौन सी 5 याचिकाएं, हम सबको एक साथ नहीं सुन सकते, उनको आप लिस्ट में जोड़ सकते हैं, बाकी आप उसको डिस्पोज ऑफ समझिए, केवल 5 याचिकाएं आप कर लीजिए और दोनों पक्ष अपने जो है वो नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। ये बात भी वहां स्पष्ट रूप से कही गई। तो आखिर में सब मिलाकर राजीव जी जो मसला है वो यही है कि सरकार को अब बताना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल तक जो कह रहे थे तुषार मेहता साहब, आज वो इस कानून के समर्थन में एक भी दलील नहीं दे पाए कि ये कानून क्यों सही है। और यही पूछा जा रहा था कि आप बताइए, आप बता रहे हैं कानून बहुत अच्छा, हमने आपकी सारी बात मान ली, लेकिन ये कानून के अंदर जो खामियां है इसको क्या है, इसका कोई जवाब सरकार के पास अभी तक नहीं है और कल भी नहीं होगा। जब तक मुकदमा चलेगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल उठाए गए हैं कि ये कानून जो है संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 21 से लेकर 26 तक, 29 और 30 और 301, इन सबका उल्लंघन करता है। इसके जवाब सरकार के पास नहीं है। तो ये राजीव जी, इसलिए सरकार का पक्ष बहुत कमजोर है, और सरकार का पक्ष अगर मजबूत होता तो सरकार मजबूती के साथ तर्क रखती। तुषार मेहता के अलावा भारत के सबसे महंगे वकील जो है कहे जाते हैं हरीश साल्वे, वो खुद मौजूद थे, और उन्होंने एक तरीके से जो उनके दूसरे सहयोगी विकास साहब थे, उन्होंने गलती कर दी थी कि 1995 के एक्ट को लेकर जो याचिकाएं दायर हैं हाई कोर्ट में उनको मंगवा लिया जाए, उसको उन्होंने रोका कि इसको नहीं लाया जाए, क्योंकि वो आते ही फिर और केस खराब होता सरकार का। तो यानी हरीश साल्वे भी समझते हैं कि इसमें दम नहीं है कानून, वरना हरीश साल्वे बहस करते, हरीश साल्वे केवल उसी समय उन्होंने दखलंदाजी की जब विकास साहब से गलती हो गई कि वो याचिकाएं भी मंगवा ली जाए। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि सरकार की बातों में दम नहीं है। अब कल को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब बदल जाते हैं, क्या हो जाता है, लेकिन एक चीज है राजीव जी, जज साहब अगर बदल भी जाते हैं तो सीबीआई की जगह सीबीआई ही आएंगे अगले जो आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। और बाकी ये तीनों जज जो है राजीव जी, वो मुद्दों पर एक थे, बहुमत का फैसला नहीं है, सर्वसम्मति का फैसला है जो भी आदेश है। यानी तीनों जज जो है इस पे एक मत है कि ये कानून जो है वो संविधान का जो प्रदत्त अधिकार है उनका उल्लंघन करता है, कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। इस पर तीनों जज एक मत है। अब बाकी राजीव जी, ये कानून पर जो बहस चल रही है, ये सिर्फ वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत बचाने की भी लड़ाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस पर सरकार को राहत मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत गिराएगा खुद। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ये एक रास्ता खुलेगा अगर ये इस पर सुप्रीम कोर्ट आज कोई फैसला नहीं लेता तो फिर इस पर एक रास्ता खुलता, जो रास्ता
जाता है चर्चेज की ज़मीनों और प्रॉपर्टीज़ पे भी जो रास्ता जाता है, हिंदू जो धर्मार्थ जितनी संस्थाएं हैं उन पर भी, और सिखों पे भी, जैनियों पे, बुद्धों पे, सब तरफ जाता है। यानी भारत के संविधान को तहस नहस करने का रास्ता खुल जाता, सीधे शब्दों में कहें तो। और यहाँ से आज एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रमुख बिंदुओं पर यहाँ पर, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि तब तक जब तक ये चल रहा है, इस पर बहस चलेगी, तब तक खासकर 5 मई तक 2 बजे दिन में जब बहस शुरुआत होगी 5 मई को, तब तक किसी नए बोर्ड का गठन नहीं होगा, पुराने बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, काउंसिल को भंग नहीं किया जाएगा, वक्फ काउंसिल जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसको भी भंग नहीं किया जा सकता, और गैर मुस्लिमों की जो एंट्री की बात थी उस पर भी रोक है। तो ठीक ठाक है अभी ये माना जाए, क्योंकि प्रमुख रूप से इन्हीं मसलों पे चर्चा भी वहाँ पे, और इसी पर रीट पिटीशन भी लगाया गया था, दायर की गई थी। तो चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, देश में संविधान भी बचेगा, और देश में जो न्यायालय के प्रति जो लोगों का एक रुख, अभी देखिए बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं भरोसा नहीं हो रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज, और जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और कमज़ोर किया गया है, तो ये आखिर क्यों है? क्योंकि न्यायालय से भी भरोसा लोगों का उठा है। लोकतंत्र के तमाम स्तंभों से, जितने पिलर हैं, उससे लोगों का भरोसा उठ गया है। इसलिए तो आज न्यायालय पे भी, अगर सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश देता है, उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच 5 तारीख तक ऐसा ही होगा, उसके बाद भी यही रहेगा, या वहाँ जज साहब बदल जाएंगे, क्योंकि अब गवई साहब आएंगे। और हालांकि आप याद कीजिए, गवई साहब वो हैं जिन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो अब चीफ जस्टिस बन के आ रहे हैं। तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ आने वाले समय में होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं जरा इसका अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इस पर चर्चा करते हैं। प्रशांत टंडन जी के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट, बिहार में आज महागठबंधन की बैठक हुई, उसका जिक्र पहले कर चुका हूं शुरुआत में, और बिहार में नीतीश बाबू, उधर चंद्रा बाबू, 16 विधायक हैं चंद्रा बाबू के पास, 16, 2 उनके जो सहयोगी हैं उनके पास है, माफी चाहूंगा, सांसद हैं, 16 सांसद हैं, 16 और 2 18 जी, और 12 सांसद नीतीश बाबू के पास हैं। तो दोनों बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, लेकिन ये सब बेमानी हो गया। और सरकार ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को पास कराया, वो पूरे देश के मुसलमानों को दहशत में डालने के लिए, और ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहने वाला। आपने बताया कि अभी तो सिखिज्म पर भी होगा, राहुल गांधी ने कहा क्रिश्चियनिटी के लिए होगा, और बाकायदा आरएसएस की तरफ से इसके लिए लेख लिखे गए, वो बाद में उन्होंने डिलीट करवा दिया, लेकिन मंशा तो वही है जिसकी तरफ इशारा राहुल गांधी जी ने किया। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर बात करें, बिहार से इंडिया अलायंस के लिए आज बड़ी खबर आई। जो लोग ये सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी में बात नहीं बनेगी, उनको आज करारा जवाब मिला है। तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंचे थे, खड़गे जी से मुलाकात की उन्होंने, राहुल गांधी जी से मुलाकात की, और वहीं से लग रहा था कि चीजें बहुत आसानी से ये हो जाएं। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच में काफी मेहनत की है, अपना संगठन भी दुरुस्त किया है, सामाजिक न्याय के लिहाज से भी उन्होंने बड़ा संदेश दिया। बिहार में एक तरफ तो रोजगार के लिए कन्हैया कुमार की यात्रा निकल रही है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खड़ा किया है। और तेजस्वी यादव पिछली बार भी सबसे आगे खड़े थे, अभी बहुत ऊर्जावान है, एकदम नौजवान है, बहुत मेहनत करते हैं। नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले तो ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार कुछ पलट सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन अब तो उन्हें इंडिया अलायंस लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। बीजेपी ने जहां लाकर के फंसा दिया है नीतीश कुमार,
कि एक तरफ तो वो वहां बिना काम के रह गए और इधर इंडिया अलायंस भी अब उनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो भी एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव है, उसका जो लाभ है वो इंडिया अलायंस को मिलेगा। इंडिया अलायंस उस पर, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी अच्छी खासी आबादी है। पूरा पश्चिमांचल आप देखेंगे बिहार का, तो वो मुस्लिम बड़ी आबादी है वहां पे। पिछली बार ओवैसी ने वहां सेंधमारी की थी, जहां थोड़ा सा कमजोरी दिखाई पड़ी थी तेजस्वी की। यहाँ इस बार वो स्थितियां नहीं होंगी। इस बार वो माइनॉरिटी वोटर हो या दलित वोटर हो और अति पिछड़ा समाज, जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ था जी, अब 2-3 जातियों पर जरूर दाव लगा रही है बीजेपी। सम्राट चौधरी को लेकर के वो कुशवाहा समाज पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन ये वोट तो बटेगा। अति पिछड़ा समाज और दलित समाज, ये कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी के वजह से वो ज्यादा तेजस्वी के साथ जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा प्रभावित होगा। तो ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं बिहार में कि जहां इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा ही नहीं, बल्कि अभी तो मुझे वो प्लस दिखाई पड़ता है आज की तारीख में। और बीजेपी जहां वो दाव खेल रही थी कि नहीं हम अकेले दम पे वहां सरकार बनाने की स्थिति में होंगे और नीतीश कुमार को भी टाटा बाय बाय कह देंगे, यहां तो दोनों ही निपटते हुए नजर आ रहे। तो इसका और जो इम्पैक्ट हो, उत्तर प्रदेश के आज आप हालात देख लीजिए। अभी अभी मैंने राहुल गांधी का ट्वीट देखा, उत्तर प्रदेश में रामपुर में एक दलित लड़की के साथ जो हुआ उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों और अति पिछड़ों के साथ, जिस पर बात कम होती है, अति पिछड़ा समाज जो बीजेपी के साथ लंबे समय से है, 1 साल के भीतर, अब ये जो डाटा है बहुत पूरे तरीके से पुख्ता नहीं है, मैंने एक सज्जन है जो डालते रहते हैं फेसबुक पर, मैंने उनका उठा करके देखा है। 1 साल के भीतर अति पिछड़ा समाज के 1000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, प्रताड़ना हुई है, अत्याचार हुए हैं। आज ही पाल समाज पर एक अटैक हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो चाहे वो पाल हो, नाई हो, तेली हो, राजभर हो, बिंद हो, चौहान हो, ये जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहती थी, वो इस बार बीजेपी से बहुत ज्यादा खपा ही नहीं है। वो दूसरा कोई भी विकल्प लेने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा उत्तर प्रदेश में कम होता था, बिहार से मैं बहुत वाकिफ नहीं हूं, लेकिन बिहार में भी कमोबेश यही स्थितियां मानी जाती जी, कि वहां अति पिछड़ा समाज और दलित समाज वो तेजस्वी के साथ कंफर्ट नहीं महसूस करता है। लेकिन बीजेपी के अन्याय और अत्याचार से ये स्थितियां अब खत्म हो गई। तो वक्फ बोर्ड कानून का तो मामला है ही, प्लस ये 2 समाज भी बीजेपी से निकलते हुए और बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तो ये और मामला बढ़ेगा वक्फ बोर्ड वाला, और ये जब बढ़ेगा तो सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं उनको और मौका मिलेगा सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए। वो सिर्फ एक ही मामला तो नहीं होगा, वो भी तो मुद्दे आएंगे, और किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, इन सब के मुद्दे आएंगे, दलित पिछड़ों के प्रताड़ना के मुद्दे आएंगे। और इस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि किसी तरीके से वो लोगों को गुमराह करें। अब वो भी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। और इंडिया अलायंस काफी मजबूत इससे होते हुए दिख रहा है, और मैं प्रशंसा करूंगा कि पहली बार इंडिया अलायंस के विपक्ष के लोगों ने इतनी मजबूती के साथ, वरना मुसलमान के नाम से डरा रहे थे, उस पर जो स्टैंड किया है, उससे संविधान की जो बात बराबर हो रही थी, असल में वो ताकत दिखाई कि नहीं हम संविधान से चलने देंगे इस देश को, और संविधान के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे संसद से लेकर के सड़क तक। धीरज। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी,
क्या कहेंगे? आपके पास बहुत कुछ है। आप कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। ये कितना दलित विरोधी मानसिकता है आरएसएस बीजेपी की, उसका एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। याद कीजिए कि क्या कभी नरेंद्र मोदी ने किसी भी दलित पर हुए अत्याचार पर कोई बयान दिया? कभी सीधे तौर पे गोल मोल घुमा के बात करते हैं। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का दिन चुना मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलने के लिए। आप ये सोचिए क्या कह रहे थे मोदी जी वहां हरियाणा में कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई मुसलमान को बुला दो। आमतौर पर मुख्य तौर पर तंज कर रहे थे। तो तंज किस पे कर रहे थे? मल्लिकार्जुन खड़गे पर। क्या उनकी काबिलियत में कोई कमी है? क्या उनके एक्सपीरियंस में कोई कमी है? लेकिन क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का दिन चुना उन पे हमला करने के लिए। खैर, संकट कहाँ है राजीव जी? पंकज जी ने भी चर्चा की है इस बात की। दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जाना था एक रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने, जो कि श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर का जो रेल लिंक है उसका उद्घाटन करने। अब वो नहीं जा रहे हैं, राष्ट्रपति से मिले हैं। अब उसका एक बैकग्राउंड है कि जो एक मीटिंग हुई है, मोदी जी राष्ट्रपति भवन गए और अमित शाह गए जेपी नड्डा के यहाँ। मंगलवार की रात को देर रात तक मीटिंग चली है। उसमें राजनाथ सिंह भी थे, पीयूष गोयल भी थे, जिसकी चर्चा कर रहे थे भी पंकज जी। वो बैठक बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट चुनने के लिए थी। लगभग वहां पे नाम तय हो चुका है, नाम आने वाला है। ये भी संकेत है कि सरकार से किसी को इस्तीफा दिला कर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जो आरएसएस का दबाव है कि गुजराती कंपनी का कोई रबर स्टैंप नहीं होगा मोदी अमित शाह का अगला प्रेसिडेंट, ये दबाव वाकई है। नड्डा जी बीजेपी के इतिहास के सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक्सटेंशन पर रहने वाले प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जनवरी 2023 को उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो दबाव बहुत है आरएसएस की तरफ से। अगले कुछ दिनों में, हो सकता है कि परसों यानी 19 तारीख को ही कोई हम बड़ा फैसला देखें कि या तो कैबिनेट रिशफल होगा या कैबिनेट से कोई किसी को इस्तीफा दिला के बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कुछ बड़ा बीजेपी के अंदर होने जा रहा है। और जो बात सामने आ रही निकल के कि नाम तय हो चुका है, नाम तय हो चुका है। और दूसरी बात, जब मोदी जी नागपुर गए थे तो कुछ नाम लेकर गए थे, वो नाम अप्रूव नहीं हुए आरएसएस की तरफ से, जिसमें खट्टर जी का नाम था, जिसमें 2-3 नाम और थे, प्रहलाद जोशी का नाम था, धर्मेंद्र प्रधान का नाम था। वो नाम अप्रूव नहीं हुए नागपुर से। अब इनको एक कोई ऐसा प्रेसिडेंट बनाना है जिसपे ये लेबल ना लगे कि ये रबर स्टैंप है मोदी और अमित शाह का। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में बीजेपी लगी हुई है और मोदी और अमित शाह दोनों लगे हुए हैं। और उस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके एग्जीक्यूशन को रोका है कानून के, निश्चित तौर पे वो झटका है। वरना ये चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान वक्फ बोर्ड के जरिए बहुत सारी चीजों में पर्दा डाल दें। अब इसका रिफ्लेक्शन बिहार में भी होगा, इसका रिफ्लेक्शन आंध्र में भी होगा, क्योंकि जितना लंबी सुनवाई ये चलेगी वक्फ का मामला सुर्खियों में रहेगा। और एआईएडीएमके ने इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया है। बिहार के चुनाव में, जैसा आपने कहा कि मुद्दा बनेगा, जैसे जैसे बिहार के चुनाव में मुद्दा बनेगा
ये गर्मी जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड की आंध्र प्रदेश में भी जाएगी। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये 42 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी आंध्र प्रदेश में जाएगी। वहाँ का तापमान ऐसे ही ज़्यादा रहता है, समुद्र का किनारा भी है, तो एक अलग तापमान झेलना पड़ता है और उस प्रदेश के लोगों को। लेकिन शायद आने वाले समय में वो तापमान ज़्यादा झेलेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री, देखा जाएगा। लेकिन आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास। पंकज जी, आऊँ आपसे पहले ज़रा राहुल गांधी के उस ट्वीट को देख लेते हैं, क्या कुछ राहुल गांधी ने लिखा है। देखिए, लिख रहे हैं अभी से थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली है। यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं। ये बीजेपी की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? प्रशासन से सीधी सीधी मांग है, अपराधी पर कठोर कार्रवाई करे और पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाए। ये राहुल गांधी ने एक रामपुर की 11 साल की दलित लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर अपना वक्तव्य जारी करते हुए ट्वीट के ज़रिए ट्विटर पर इन्होंने ये वक्तव्य जारी किया है। और राहुल गांधी अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, आप जान रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो वक्फ बिल है और उसके वक्फ अब कानून बन चुका है, उसके बाद राजनीति में बहुत बड़ा एक कहें तो एक सियासी तूफान जो आने वाला था वो तो अभी बचा हुआ है, आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एक नए मोड़ पर देश की सियासत है। कैसे देखते हैं पंकज जी, यहाँ पर राहुल गांधी तो रेफरेंस हैं, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश पर कोई असर पड़ेगा क्या इस सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का? राजू जी, मैं प्रशांत भाई की बात को थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा। जैसा मुझे संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ कल ही हो जाएगा। उनको भी जुमे से बड़ा प्यार है, शनिचर को जाते नहीं है। वो इंतजार कर रहे थे खरमास खत्म हो जाए, शादी ब्याह शुरू हो जाए। खरमास में वो कहते हैं कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो खरमास खत्म हो गया है, शादी ब्याह से शुरू हो गए हैं। तो मेरी ऐसी खबर है कि कल ही कुछ होगा भारतीय जनता पार्टी। अब वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस के राजनीतिक नजरिए के में कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बहुत औसत और सामान्य लोगों से बात कर रहा था। किसी को मेडिकल की मदद की जरूरत थी, तो जो हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो उनसे उसी एक्सटेंशन में जो मैं बात कर रहा था, तो एक अलीगढ़ का बहुत आम सा आदमी ने जो शब्द कहे वो बहुत दूर तक साउंड कर रहे हैं। उसने बोला कि अभी तक कांग्रेस जो है, जब मुसलमान का मुद्दा आते थे थोड़ा चुप हो जाती थी, वो लगती थी कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुप रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्त मसले में कांग्रेस नाम लेकर आई है, अल्पसंख्यक बोल के नहीं, मुसलमान का साथ देने के नाम पर आई है। तो मुसलमानों का जो पिछले 30 साल का कांग्रेस के प्रति लौटा जो अविश्वास हो गया था, खासकर अयोध्या के विवादास्पद ढांचा गिरने के बाद में, वो लौटा है। यही बात में किशनगंज में एक MIM के पदाधिकारी से बातचीत कर रहा था, उस पे आया। बिहार में देखिए कि कांग्रेस ने इतनी खूबसूरती से अपनी गोटियां बिठाना शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दलित समाज से लिया। विधानसभा का जो प्रतिपक्ष नेता है वो मुस्लिम है और शकील वहां के पावरफुल लोगों में से है, लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। और कन्हैया कुमार को उन्होंने एक फेस बनाया जो एक तीसरी प्रभावशाली जाति से आते। इसका एक असर यह हुआ, देखिए विधानसभा में सीटों की संख्या तो बढ़ नहीं सकती, वो तो उतनी होनी है 243 पे, बंटवारा उसी पे होना है। अब बंटवारे का केवल एक फायदा जो कांग्रेस को मिलने वाला है इसमें वो ये कि पिछली बार आरजेडी में जो 30 ऐसी सीटें थी जो पिछले 20 साल में वो भी कभी नहीं जीती, वो सब कांग्रेस को पकड़ा दी थी। इस बार ऐसा नहीं होगा।
जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पे कांग्रेस की दावेदारी को आरजेडी ने प्रिंसिपली स्वीकार किया, क्योंकि उनको लगा कि वहां पर कांग्रेस ने जमीन पर पिछले 3 साल में मेहनत की। और जो जातीय गणित है, पशुपतिनाथ पारस के एनडीए से टूटने के बाद में जाहिर है कि उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। यदि वो 1 या 2% वोट भी चिराग पासवान का प्रभावित कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि बिहार में आप देखिएगा कि सभी के पास में 5-5 दल हैं और सभी का बहुत छोटा छोटा सा अपना जातीय गणित है। उसमें 2 या 3% वोट का शिफ्ट, जैसे कि इस बार पिछली बार बड़ी संख्या में, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 50% मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को पड़ा था। इस बार एक संभावना है कि शायद 5% भी ना पड़े। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव आ रहा है वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन पर कांग्रेस के बहुत स्पष्ट रूप से खड़े होने के कारण। और दूसरा, आज भी जो मुद्दा था संविधान पे हमले का, नौकरियों में आरक्षण को लेकर, वो अभी भी बरकरार है, वो डर लोगों में है। आप क्योंकि बिहार की जनता कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों की तुलना में राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक है। वो इस चीज को स्वीकार कर रही है कि यदि 240 से बीजेपी नहीं टिकती तो गिरिराज किशोर सैनी के लोग तो संविधान बदलने को ही बैठे हुए थे। और संविधान बदलने में दलित, अति पिछड़ा कोई सबसे बड़ा नुकसान होना है। और ये चीज वहां पर अच्छी तरीके से घर की हुई है कि जब तक इस छुट्टा सांड के नकेल नहीं डालेंगे, और नकेल डालने का तरीका यही है कि उनको मत से चोट दे दी जाए। अब वो भी समस्या नहीं है कि जो विपक्षी जो दल हैं उनमें कोई बिखराव की स्थिति है या राजनीतिक असहमति की स्थिति है। जो जिस प्रकार का गेस्चर पहले तेजस्वी दिल्ली आए और एक अच्छी मीटिंग हुई खड़गे जी किया, उससे बहुत स्पष्ट मैसेज चला गया कि जो चंडू मीडिया एक लंबे समय से प्रचार कर रहा था कि महागठबंधन में बहुत सारी एनोमोलीज हैं, बहुत सारे असंतोष है, वो स्पष्ट हो चुका है। और एक बात जान लीजिए, कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी से भले ही कुछ नेता असहमत हो, लेकिन अभी किसी की औकात नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होकर डिसीजन ले। और राहुल गांधी ने लाइन खींच दी है कि उनको दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, उनके अधिकारों की राजनीति करना ही है। जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक था उसको वापस लाने के लिए। और ये एक बहुत सशक्त कदम है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो अकेले यहां तक, क्योंकि आंध्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर है जो लोग पारंपरिक रूप से चंद्रबाबू नायडू को वोट देते रहे। अभी जिस पे हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक घटना बता रहा हूं कि उड़ीसा में बीजेडी में लगभग विभाजन की स्थिति आ गई है। नवीन पटनायक के इस डिसीजन को लेकर उसके अंदर एक सांसद ने जो विरोध दिया उसको पार्टी से निकालने की मांग उठ रही है। एक पिछले 5 दिन में कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं। 100 या 100 से अधिक बीजेडी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और यही नहीं, एक 8 टाइम समय के विधायक हैं, वो भी बीजेडी से असंतुष्ट होकर अलग हो गए हैं। बीजू बाबू की मूर्ति पे हमला किया गया। तो आंध्रा और उड़ीसा एक सटे हुए राज्य हैं। यदि हम इस कॉर्नर से वाइजैक की तरफ से देखना शुरू करते हैं, करीब 8 जिले एक दूसरे से मिले हुए हैं, गजपति से लेकर सब कुछ। ये एक छोटी घटना नहीं होगी, इसका व्यापक असर ये पूरे राज्य में पड़ेगा। बीजेडी में वक्त संशोधन विधेयक पर पार्टी के रवैये को लेकर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक पूरी जो गणित बदल रही है वो उस राज्य से भी बदल रही है। जी राजू जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमलेंदु जी, क्या लगता है आपको, अब समीकरण बदलते हुए हम देखेंगे बिहार में?
हाँ बिल्कुल राजीव जी, हम बिहार में समीकरण निश्चित तौर पे बदलते हुए देखेंगे, और बिहार में ही नहीं, समीकरण सब जगह बदल रहे हैं। बिहार में तो खासतौर से बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो जो बीजेपी की एक रणनीति होती है कि पहले जो अफवाहें फैलाना शुरू कर दो कि इंडिया गठबंधन से फला टूट रहा है, महागठबंधन से फला टूट रहा है। अभी राजीव जी 2-3 दिन से लगातार खबरें चलाई गई कि वो जो विकासशील इंसान पार्टी है वीआईपी, उसके मुखिया मुकेश सहनी जो है वो टूट जाएंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और कल बड़ी जोरदार बात जो है वो उन्होंने कही मुकेश सहनी ने, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि उसकी नैया डूब चुकी है, उसकी नैया मैं ही पार लगा सकता हूँ, इसलिए अफवाहें फैला रहे हैं और इनकी नैया पार नहीं लग रही। ये उन्होंने कल जो था बहुत तगड़ा प्रहार किया। और आज की बैठक से पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अगर हमारे 3-4 दर्जन विधायक जीत के आएंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, और तेजस्वी जो है वो सीएम बनेंगे, और मैं तब डिप्टी सीएम बनूंगा, और सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की बन रही, ये कह दिया। अब इसके बाद बीजेपी में राजीव जी तो जो है वो सन्नाटा सा एकदम से छा गया। तो अब ये देखा जाता, अब जो दिलीप जायसवाल है वो साहब कहते फिर रहे हैं कि वो हमने तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। भाई लेकिन ये तो नहीं कह रहे हो ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो कोई भी नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अमित शाह जी के भतीजे जो हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने जो फंसा दिया अमित शाह जी को, उन्होंने कहा कि अमित अंकल ने कहा है कि वो पापा ही जो है वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब अमित अंकल जो है या तो सफाई दें कि उन्होंने नहीं, मतलब नहीं कहा है तो उसी वक्त, और अगर कोई जवाब नहीं देते तो इसका अमित अंकल ने कहा है, तो फंसे हुए तो अमित अंकल है। अब बेटा जो है मुझे लगता है नीतीश कुमार से भी ज्यादा चतुर सुजान है, उसने मतलब ऐसी बात कह दी अमित अंकल के लिए कि अमित अंकल को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। तो और राजीव जी इसका असर सब जगह पड़ रहा है। जो पंकज जी उड़ीसा का जिक्र कर रहे हैं वो प्रताप सिंह स्वयं है, 8 बार के विधायक हैं, और उन्होंने खुला पत्र जो है वो लिखा है उनको, बीजू जनता दल के जो अध्यक्ष नवीन पटनायक। और ये स्थिति हुई राजीव जी की कुछ लोगों ने एक अलग होटल में बैठकर मीटिंग करी, और पांडियन साहब है जो अब तक सब कुछ काम संभालते थे, उनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने जो था वो इंतजाम किया कि उसके पक्ष में जाके मत करो इसमें। और नवीन पटनायक को खुद अपने सारे लोगों से मिलना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि भाई पांडियन जो है अब उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और इस पर हम बातचीत करेंगे, और पार्टी का दफ्तर है यहाँ आकर बातचीत कीजिए। ये स्थिति जो है राजीव जी पहुंच गई है। और जो जिस तरीके से हुआ है, जो दारा सिंह वाला कांड था राजीव जी, वो ग्राम स्टेल्स के अपराधी जो थे, उनको जैसे ही बीजेपी की सरकार बनते ही वहां अच्छे आचरण के नाम पे छोड़ दिया गया है, इसको लेकर की वहां पर बवाल है। और यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है राजीव जी की उड़ीसा में मुस्लिम आबादी 1% से ज्यादा नहीं है, तब वहां ये स्थिति है। और जो प्रताप सिंह स्वयं उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि हमारी पार्टी का गठन जो हुआ था वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर हुआ था, और अगर ये इस तरह की चीजें हो रही है, इसके समर्थन में दिया गया है, तो हम अपने मूल सिद्धांत से हट रहे हैं, पार्टी को लौटना पड़ेगा इस पर। यानी बीजू जनता दल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि अब तक नवीन पटनायक साहब पर्दे के पीछे से जो खेल करते रहते थे, अब वो ना पर्दे के पीछे से चल पाएगा और ना पर्दे के सामने से चल पाएगा। ये संकट है। तो ये संकट राजीव जी अगर उड़ीसा में हो सकता है नवीन पटनायक के सामने, तो नीतीश कुमार के सामने या चंद्रबाबू नायडू के सामने संकट बहुत ज्यादा गंभीर है। तो इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम आदेश दिया है, इस इंटरिम आदेश का प्रभाव अब देखने को मिलेगा। अब नीतीश कुमार किस मुंह से कहेंगे कि उन्होंने जो वक्फ बोर्ड का समर्थित बिल का समर्थन किया था वो सही था, क्योंकि उनके लोग तो आगे कह रहे थे कि हमारी बातें मान ली गई, हमने जो संशोधन दिए थे। तो आपने अगर संशोधन दिए थे और मान लिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल क्यों उठा रहा है? और ये जवाब राजीव जी चंद्रबाबू नायडू को भी देने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, ये सवाल आपने जेपीसी में क्यों उठाए या आपने संसद में बहस के दौरान क्यों उठाए, जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। तो ये सवालों के जवाब नीतीश कुमार को भी देने हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी देने हैं। और इस गुनाह के असली गुनहगार जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, मोदी सरकार तो बाद में आती है। जी, गुनाहगार को जो सजा मिलती है वो जनता दे देती है आज न कल। पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि बिहार में बड़ा अजूबा खेल चल रहा है। बिहार में एक अंदर से खबर है कि न जाने कि लंबे समय से नीतीश कुमार को खाने में कुछ ऐसा खिलाया जा रहा था कि वो हिल गए हैं। और एक साजिशन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सब कुछ होगा। जैसे ही चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के नतीजे आएंगे, एक पीआईएल लगाई जाएगी कि जो आदमी मानसिक रूप से अस्थिर हो उसको किसी भी वैधानिक पद पर रखने का हक नहीं है, और वो उसको प्रूव करके
ये परमानेंटली नीतीश कुमार को घर बिठा देंगे। ये बहुत पटना की वेल नोन खबर है, सभी लोग जानते हैं। अभी एक प्रोग्राम में 7 दिन पहले नीतीश कुमार पूजा की जो थाली थी उसमें दिया था उसको नहीं हिला पा रहे थे, उनका हाथ पकड़ के सम्राट चौधरी ने दिया जलवा की थाली हिलवाई और उनके हाथ से छीन ली। ऐसी जो यानी बहुत स्पष्ट है कि नाउ ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, वो अपने ही नियंत्रण में नहीं है। और उसका कारण बताया जा रहा है, लंबे समय से उनको भोजन में क्या खिलाया जा रहा है पता नहीं है। तो ये बहुत साजिशों का दौर है और ये बहुत गंभीर है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रकार की साजिशें करना कोई नई चीज नहीं है और कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये नीतीश कुमार के लोग भी जानते हैं। नीतीश कुमार के लोग के नाम पे ललन सिंह ही बचे हैं उनके पास में, जो उनके पास है। बाकी के सबका तो जो रिमोट का सेल है वो रेशम बाग पे ही पड़ा हुआ है, अब वहीं से चल रहा है। जी 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 राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी। मैं सिर्फ एक बात ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि अगले कल से और अगले कुछ दिन तक बीजेपी को लेकर बहुत बहसें होंगी और बड़े परिवर्तन बीजेपी के अंदर मैं देख रहा हूँ। 2 चुनौतियां हैं उनके सामने। एक चुनौती राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की है, राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स की, और खासकर जो गुजरात में राहुल गांधी कर रहे हैं। ये नेशनल हेराल्ड का मामला भी तभी उठाया गया है, तभी उस जिन्न को बोतल से निकाला गया है। दूसरा, लग रहा है कि आरएसएस का जो प्लान था कि मोदी और अमित शाह के प्रभाव से बीजेपी को निकालना है बाहर, वो एक्सिक्यूट हो रहा है, वो लागू हो रहा है। अगले कुछ दिनों में उसको हम लागू होता हुआ देखेंगे। एक आखिरी बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि जब तक इसी जैसे अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, तो वैसे आडवाणी और अटल जी की भी जोड़ी थी। जब तक अटल आडवाणी सत्ता में रहे, बीजेपी में कोई भी प्रभावशाली अध्यक्ष नहीं बन पाया। कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, ये सारे लोग बारी बारी से अध्यक्ष बनते रहे। कोई वास्तविक नेता जो है बीजेपी का बड़ा मासेस वाला नेता नहीं बन पाया अध्यक्ष। लेकिन आरएसएस अब इसको लागू नहीं करने देना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि अब ये जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है और पार्टी की लीडरशिप है, ये अलग अलग होगी। तो अगले 48 घंटे में हम बड़े परिवर्तन बीजेपी में देख रहे हैं। जी, अगले 48 घंटे में देश की सियासत में भी बहुत कुछ परिवर्तित होते देखेंगे अगर बीजेपी के अंदर खाने कहीं परिवर्तन हो रहा है तो। और बीजेपी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल अभी तलवार की धार पर चल रही है। करें तो क्या करें, नागपुर जाते हैं कुछ और मिलता है, उधर लखनऊ जाते हैं तो कुछ और मिलता है, और गुजरात जाते हैं तो वहाँ पहले से आजकल राहुल गांधी मौजूद मिलते हैं। उनके भाषण, उनकी बातें कई बार सशरीर वो मौजूद मिलते हैं। तो आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? और इन सब के बीच न्यायपालिका थोड़ा मजबूत हो रहा है, ये दिखा आज के अंतरिम आदेश से। चर्चा करेंगे और भी